नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान का अध्याय नंबर 4 का भाग 2। भाग पहला हमने कंप्लीट कर लिया है। भाग पहले में हमने चर्चा की थी कि प्रतिरक्षा की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि हमने समझा था कि प्रतिरक्षा क्या होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा को बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसी को ही प्रतिरक्षा बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, जो शरीर में इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसी को ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब प्रतिरक्षा हमारे शरीर में दो तरह से आ सकती है। पहला है जन्म से, जन्मजात, और दूसरा हमने सीखा था उपार्जित। उपार्जित का मतलब जो जन्म के बाद आई है, जन्म के बाद। ठीक है, तो जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात कौन सी विधि है? स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक प्रतिरक्षा, जो हमें प्रकृति से मिलती है। वो जैसे हमने उदाहरण लिए थे, हमारी नाक में रोम होते हैं जो रोगाणुओं को या फिर गंदगी को हमारे शरीर में नहीं जाने देते, उससे भी प्रतिरक्षा बढ़ती है। नाक में श्लेष्मा होती है, त्वचा पे छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से शरीर के जो नमक, अम्ल वगैरह होते हैं, जो लवण होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालते हैं पसीने के तौर पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे प्रतिजन और प्रतिरक्षी। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मान लो ये हमारा शरीर है, ये है हमारा शरीर। अब हमारे शरीर में बाहर से रोगाणु आए। ठीक है, बाहर से रोगाणु आए या कोई भी पदार्थ आया। अब ये हमारे शरीर को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे, हमको बीमार कर देंगे। तो हमारे शरीर में क्या होते हैं? प्रतिरक्षी होते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी क्या बढ़ाते हैं? शरीर में प्रतिरक्षा, शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो प्रतिरक्षी क्या करेंगे? ये रोगाणुओं को समाप्त कर देंगे, इस रोगाणु को समाप्त कर देंगे। इन्हीं रोगाणु को बोलते हैं प्रतिजन। क्या बोलते हैं? प्रतिजन। तो प्रतिजन बाह्य कारक होते हैं जो हमारे शरीर में प्रविष्ट करते हैं और हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं। तो प्रतिरक्षी क्या करते हैं? उस प्रतिजन को समाप्त कर देते हैं। अब ये प्रतिजन या तो जन्मजात हो सकते हैं हमारे शरीर में, या फिर विशिष्ट प्रतिरक्षी विधियां जो हमने बात की थी, उपार्जित विधियां पिछले भाग में, तो वो उपार्जित भी हो सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे समझने वाली थी। अब हम देखते हैं कि प्रतिजन की क्या क्या विशेषताएं होती है। एक और बात यहाँ पे देखें तो ये है समझने वाली इसमें कि हमने बात की कि प्रतिजन जो है वो क्या है? बाहरी रोगाणु और पदार्थ हैं। बाहरी रोगाणु हैं जो हमारे किस में आ जाएंगे? शरीर में। ठीक है, अब शरीर में क्या होती है कि बी लसिका कोशिका होती है। बी लसिका कोशिका, बी लसिका कोशिका। तो ये प्रतिजन आए, बाहरी रोगाणु जिनको हमने नाम दिया, ये शरीर में आए और इन्होंने किस पे आक्रमण किया? बी लसिका कोशिका। मतलब प्रतिजनों ने किस पे आक्रमण किया? बी लसिका कोशिका। बी लसिका कोशिका पे आक्रमण के बाद ये बी लसिका कोशिका को किस में बदल देते हैं? प्लाज्मा कोशिका में। प्लाज्मा कोशिका में बदल देते हैं। तो बी लसिका कोशिका किस में बदल गई? प्लाज्मा कोशिका में।
तो प्लाज्मा कोशिका में बदलने के बाद ये प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षी का। तो प्रतिरक्षी का निर्माण करने के लिए प्रेरित किसने किया? प्रतिजन ने, खुद ने। प्रतिजन आएगा, बी लसिका कोशिका पे निर्माण करेगा, फिर प्लाज्मा कोशिका में बदलेगा, फिर प्लाज्मा कोशिका इस प्रतिजन के खिलाफ एक प्रतिरक्षी बनाती है। अब वो प्रतिरक्षी प्रतिजन पे आक्रमण करता है और प्रतिजन को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से पूरा कार्य होता है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी की अभिक्रिया क्या होती है कि प्रतिरक्षी का निर्माण हुआ और उसने प्रतिजन को समाप्त कर दिया। समझ में आता है? तो यहाँ पे एक चीज हमने समझ ली कि प्रतिरक्षियों का निर्माण कब होता है? जब प्रतिजन हमारे शरीर में प्रविष्ट करते हैं। ठीक है, बी लसिका कोशिका ही प्रतिरक्षियों के निर्माण का कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रतिजन के गुण। तो पहला तो हमने देख लिया कि शरीर में बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ। ठीक है, दूसरा इसके गुण की बात करें तो इनका जो आणविक भार होता है, आणविक भार, इनका आणविक भार लगभग 6000 डाल्टन या इससे अधिक। इसका आणविक भार 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है। अगर अपन और चर्चा करें तो जो प्रतिजन होते हैं ये किसके बने होते हैं? इनके रासायनिक संगठन क्या होते हैं? रासायनिक संगठन तो ये बने होते हैं प्रोटीन के हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल के बने हो सकते हैं, या पॉलीसेकेराइड के बने हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके रासायनिक संगठन होते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसेकेराइड। रासायनिक संगठन मतलब किसके ये मिलके बने हुए हैं। और बहुत सारे प्रतिजन ऐसे भी होते हैं कि जरूरी नहीं कि शरीर के बाहर से ही प्रविष्ट करें, ये शरीर के अंदर भी उपस्थित हो सकते हैं, शरीर के अंदर भी हो सकते हैं। कैसे? शरीर के अंदर कैसे? कि मान लो हमारे शरीर में कोई संक्रमण फैल गया, ठीक है, विषाणु संक्रमण। विषाणु क्या होते हैं? वायरस। वायरस का संक्रमण फैल गया तो उससे शरीर में प्रतिजन बनने लगते हैं। मान लो कोई कोशिका है, उस कोशिका में कैंसर हो गया तो उससे भी शरीर में प्रतिजन का निर्माण होने लगता है। तो वो जो ऐसा बोलते हैं ना कि मान लो एक सेब की टोकरी है, मान लो इसमें बहुत सारे सेब रखे हैं, अब इसमें एक खराब सेब रख दो, खराब सेब, तो खराब सेब क्या करेगा, इस और भी जो भी अच्छे सेब है इनको भी खराब कर देगा। कुछ टाइम बाद आप देखोगे, 1-2 दिन बाद, तो सारे सेब खराब मिलेंगे। तो उसी तरह से हमारे शरीर में, मान लो ये हमारा शरीर है, इसमें एक कोशिका खराब हो गई, इसमें कैंसर का संक्रमण हो गया, तो बाकी कोशिकाओं को भी ये संक्रमित करती रहेगी। तो ये भी क्या है, प्रतिजन की तरह कार्य कर सकती है। तो समझाने का मतलब ये था। आगे बढ़ते हैं। अब जब भी शरीर में प्रतिजन प्रवेश करता है
तो प्रतिजन का शरीर में हुआ प्रवेश। तो प्रवेश होने के बाद सबसे पहले इसकी प्रतिरक्षा होती है स्वाभाविक तरीके से। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि कौन सी है? जो हमें जन्म से प्राप्त हुई है, उसे स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। तो प्रतिजन जब शरीर में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि हमारा शरीर अपनाता है ताकि उस प्रतिजन को समाप्त कर सके। और अगर स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि काम नहीं आती है तो उसके बाद मान लो ये काम नहीं आई, फेल हो गई है, इससे प्रतिजन समाप्त नहीं हुआ, तो इसके बाद क्या है? विशिष्ट प्रतिरक्षा। विशिष्ट प्रतिरक्षा मतलब शरीर में बाहर से प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं। और फिर होता है प्रतिरक्षी और प्रतिजन की क्रिया, और प्रतिजन को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्वाभाविक विधि काम करती है प्रतिरक्षी के प्रवेश पे, उसको खत्म करने के लिए। फिर विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि काम करती है। अगला देखते हैं। अगली बात करें तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी में हमने देखा कि अभिक्रिया होगी और प्रतिरक्षी जो है वो प्रतिजन को समाप्त करते हैं। तो जो प्रतिजन होते हैं इनका कोई ना कोई संरचना होती है। तो प्रतिजन का संरचना का कोई विशिष्ट भाग, प्रतिजन का विशेष भाग ही प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। प्रतिजन का विशिष्ट भाग ही प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। पूरी संरचना उसकी क्रिया नहीं करती। ये प्रतिजन की जो पूरी संरचना है, इसका कुछ न कुछ आकार होगा, तो पूरी संरचना क्रिया नहीं करती है। इसका कुछ विशिष्ट भाग, विशेष भाग ही क्रिया करता है। तो उस विशेष भाग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटीजनी निर्धारक। क्या बोलते हैं? एंटीजनी निर्धारक। जो विशेष भाग ने क्रिया की, इसको क्या बोलते हैं अपन? एंटीजनी निर्धारक। अच्छा, एक बात समझो कि एंटीजनी क्यों बोला? क्योंकि प्रतिजन का अंग्रेजी में नाम एंटीजन है। एंटीजन, ठीक है। तो प्रतिजन का विशेष भाग ही प्रतिरक्षा से क्रिया करता है, प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। तो उस भाग को क्या बोलते हैं? एंटीजनी निर्धारक। और आगे बढ़ते हैं, आगे और समझते हैं इसको। 7वां बिंदु क्या है? आगे और बात करें तो हमने देखा कि एंटीजनी निर्धारक क्या होता है कि प्रतिजन का विशेष भाग को एंटीजनी निर्धारक कहते हैं जो प्रतिरक्षा से क्रिया करता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में 6 से 8 अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है। अमीनो अम्ल की श्रृंखला, ये अमीनो अम्ल की श्रृंखला ही एंटीजनी निर्धारक का कार्य करती है। एंटीजनी निर्धारक का कार्य करती है। ठीक है, मान लो ऐसे प्रतिजन हुए जो प्रोटीन से बने, तो उन प्रोटीन में 6 से 8 अमीनो अम्ल की श्रृंखला होगी, और यही श्रृंखला जो है अमीनो अम्ल की, ये एंटीजनी निर्धारक के तौर पे कार्य करती है। अब मान लो कोई प्रोटीन है, ठीक है। अब इस प्रोटीन में बहुत सारे एंटीजनी निर्धारक हैं,
ठीक है, इसमें कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं। इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, एंटीजन की संयोजकता। ठीक है, तो कोई ऐसे भी प्रतिजन हो सकता है या प्रोटीन हो सकते हैं जिनमें कई सारे एंटीजनी निर्धारक भाग हो, वो बहुत सारे भागों से क्रिया कर सकता हो, तो उनकी संख्या को एंटीजनी की संयोजकता या एंटीजन या प्रतिजन की, एंटीजन का क्या मतलब है? प्रतिजन। एंटीजन को अंग्रेजी में, हिंदी में प्रतिजन कहा जाता है। तो ये लगभग जो ज्यादातर जीवाणु होते हैं उनमें जो ये संयोजकता होती है यह 100 या उससे अधिक होती है। 100 या अधिक मतलब इतनी सारी जगह से, 100 जगहों से, 100 भागों से वो प्रतिरक्षा से क्रिया कर सकता है। तो ये चीज समझ में आती है। तो हमने क्या सीख लिया कि एंटीजन क्या होता है और ये किस प्रकार से, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो हमने क्या क्या देखा कि ये बाहरी रोगाणु होते हैं, इनका आणविक भार 6000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। इनके रासायनिक संगठन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं। ठीक है, ये शरीर के अंदर भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई हमारे शरीर में विषाणु संक्रमण है या फिर कोशिकाओं में कैंसर है। प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि काम आती है। प्रतिजन का विशेष भाग ही प्रतिरक्षा से क्रिया करता है, जिसको हम एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। उसके बाद हमने क्या बात की कि प्रोटीन में 6 से 8 अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है जो एंटीजनी निर्धारक का कार्य करती है, और प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं, तो इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता मतलब जुड़ने कितनी जगह से वो क्रिया कर सकता है, संयोजन कर सकता है, इसलिए इसको संयोजकता नाम देते हैं। अब हमने एक चीज बात की कि प्रतिजन या फिर जिसको हमने रोगाणु या फिर बाह्य कारक, कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारे शरीर में आता है। तो सबसे पहले किससे, कौन सी विधि इसको खत्म करती है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करती है, विधि काम करती है और इसको खत्म करने की कोशिश करती है। अगर नहीं होता है तो फिर कौन सी विधि आती है? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली। विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या होता है? हम शरीर के बाहर से प्रतिरक्षी प्रवेश कराते हैं और वो प्रतिरक्षी इस प्रतिजन को या रोगाणु को समाप्त कर देते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरक्षा जो विधि है ये 4 चरणों में संपादित होती है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण कौन से हैं? पहले चरण की बात करें तो सबसे पहले ये प्रतिजन को देखता है कि ये प्रतिजन बाहर का है, बाह्य है या अंतः है, कि ये किस प्रकार का प्रतिजन है। ये शरीर में बाहर से आया है या फिर अंदर ही किसी कोशिकाओं से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, दूसरा चरण है दूसरा चरण क्या है कि मान लो प्रतिजन बाहर से आया तो उसने बी लसिका कोशिका पे आक्रमण किया और बी लसिका कोशिकाओं में किस में बदला? प्लाज्मा कोशिका में। प्लाज्मा कोशिका में उसको बदल दिया और प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण हुआ
और प्लाज्मा कोशिकाओं ने प्रतिरक्षी को बनाया और उस प्रतिरक्षी ने इस प्रतिजन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये एक चरण हो सकता है। दूसरा कि मान लो ऐसा प्रतिजन है जिसका स्वाभाविक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, तो विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली में ये प्लाज्मा क्या है, किसको बनाएगा, प्लाज्मा कोशिका किसको बनाएगा, विशिष्ट प्रतिरक्षा को, विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी, जो मैंने इस विधि में ही समझा दिया यार। ये पहला चरण था, प्रतिजन आया, बी लसिका कोशिका पे आक्रमण किया और प्लाज्मा कोशिका को बनाया। अब अगला चरण है, प्लाज्मा कोशिका ने विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी बनाए और इन प्रतिरक्षियों ने प्रतिजन को समाप्त कर दिया, जो मैंने यहीं पे बता दिया दूसरे वाले बिंदु। चौथा चरण क्या है कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी की अभिक्रिया। इसको चार समझने की जरूरत नहीं है कि हमारी किताब के हिसाब से चार है, पर हमारे लिए एक ही है। क्या है, दोबारा मैं समझाता हूं कि प्रतिजन शरीर में आएगा तो शरीर में आएगा तो प्रतिरक्षी उसमें वेद करेंगे कि ये बाह्य है या फिर अंत है। ठीक है, फिर प्रतिजन आके किस पे आक्रमण करेगा, बी लसिका पे, बी लसिका कोशिका पे। बी लसिका कोशिका किस में बदलेगी, प्लाज्मा में। तो ये तो पहला चरण हो गया। दूसरा चरण क्या हो गया, बी लसिका कोशिका से प्लाज्मा बनना। अब प्लाज्मा से क्या बनेगा, विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी बनेंगे, विशिष्ट प्रतिरक्षी बनेंगे। तो ये तीसरा चरण हो गया। अब ये विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी प्रतिजन को से अभिक्रिया करेंगे, तो ये चौथा चरण हो गया। तो इस तरह से ये चारों चरण पूरे होते हैं। ठीक है, जो ये अभिक्रिया होती है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी की जो अभिक्रिया होती है, ये कोशिकाओं के मध्य होती है, इसलिए इसको कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा कहा जाता है। कोशिकाओं के मध्य होती है, इसलिए इसको कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि प्रतिजन क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, प्रतिरक्षा को अच्छे से समझना। इन चारों जो चरण हैं ये एक ही चरण है, जिसको हम एक ही चरण से समझ सकते हैं कि प्रतिजन का सबसे पहले निर्धारण होता है कि ये बाह्य है या फिर अंत है। तो ये पहला चरण हो गया निर्धारण का। उसके बाद बी लसिका कोशिका पे आक्रमण करता है और उसको बदलता है प्लाज्मा कोशिका में, तो ये दूसरा चरण हो गया। फिर हमें पता है कि प्लाज्मा कोशिका विशिष्ट प्रतिरक्षी बनाएगी। विशिष्ट प्रतिरक्षी ही क्यों बना रही है, क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली के कितने चरण हैं, 4। जब स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रणाली काम नहीं करती है तो विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली काम करेगी। और उसके 4 चरण हैं। प्रतिजन में विभेद किया, फिर बी लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा में बदला, फिर प्लाज्मा कोशिका से विशिष्ट प्रतिरक्षी बने, और ये तीसरा चरण हो गया। और चौथा चरण विशिष्ट प्रतिरक्षियों ने प्रतिजन से क्रिया की कोशिका के मध्य, इसलिए इसको कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा कहते हैं। और प्रतिजन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये पूरी प्रणाली है।